क्या तुमने कभी बचपन में मम्मी पापा से जिद करके सर्कस देखने की जिद की है? सर्कस के मजेदार करतब और हंसाने वाले क्लाउन। बचपन में सब कुछ कितना मासूम लगता है। लेकिन सोचो, अगर वही क्लाउन जिंदगी की सबसे डरावनी चीज बन जाए तो? आज की कहानी 1980 की है, जब अमेरिका के एक छोटे से शहर में कुछ ही हफ्तों के अंदर कई मासूम बच्चे अचानक गायब होने लगे। पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं। इसी शहर में रहता था आदित्य। उसका 7 साल का छोटा भाई रोहन एक दिन अचानक गायब हो गया। कुछ ही देर पहले रोहन आदित्य के कमरे में उसका फेवरेट पेन छीनने की कोशिश कर रहा था। झगड़ा हो गया और गुस्से में आदित्य ने रोहन को बाहर भेज दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोहन ने गुस्से में अपना नीला रेनकोट पहना, साइकिल उठाई और सड़क की तरफ चल पड़ा। बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चलते चलते रोहन को एक लाल गुब्बारा दिखा। मासूम रोहन साइकिल से उतरा और गुब्बारा लेने आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो गुब्बारे की तरफ गया, गुब्बारा उससे थोड़ा थोड़ा दूर खिसकता चला गया। आखिरकार वो गुब्बारा एक सुरंग के पास जाकर रुक गया और फिर अंदर चला गया। रोहन उदास होकर अपनी साइकिल की तरफ लौटने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहन, रोहन। उसने पलट कर देखा। एक क्लाउन मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था और उसे वही लाल गुब्बारा ऑफर कर रहा था। रोहन सुरंग के पास बैठकर उससे बात करने लगा। अचानक उस क्लाउन की मुस्कान भयानक हो गया और पलक झपकते ही उसने रोहन को खींचकर सुरंग के अंदर घसीट लिया। काफी देर तक रोहन घर नहीं लौटा। आदित्य बेचैन हो गया। वो अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। बारिश अब भी तेज थी। कुछ दूर जाकर उसे रोहन की साइकिल पड़ी मिली। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर सुरंग पर पड़ी और वहां उसे रोहन के नीले रेनकोट का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा। आदित्य ने सुरंग के अंदर झांका, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसे पूरा यकीन हो गया कि रोहन किसी बड़ी मुसीबत में है। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों मीरा और कबीर के पास गया और जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगा। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूरी बात उन्हें बता दी। तीनों ने फैसला किया, हम अभी रोहन को ढूंढने जाएंगे। तीनों उस सुरंग की तरफ निकल पड़े। आदित्य, मीरा और कबीर तीनों तेजी से शहर की तरफ बढ़े। आदित्य ने उन्हें वही सुरंग दिखाई जहां उसे अपने भाई रोहन के नीले रेनकोट का टुकड़ा मिला था। सुरंग के पास कुछ और लोग भी खड़े थे। एक औरत अपने पति के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी बातें सुनकर पता चला कि उनका बच्चा भी उसी दिन गायब हो गया था। रात होते होते टीवी पर न्यूज आने लगी कि शहर में कई बच्चे अचानक गायब हो चुके हैं। पूरा शहर डर के साए में आ गया था। अगली सुबह आदित्य, मीरा और कबीर बिना किसी को बताए फिर से रोहन को ढूंढने निकल पड़े। जंगल के अंदर से एक रास्ता सीधा उसी सुरंग में जाता था। तीनों उसी रास्ते से सुरंग के अंदर घुस गए। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कबीर आगे बढ़ा तो उसके पैर के नीचे कुछ क्रैक होने की आवाज आई। उसने नीचे देखा और जोर से चीख पड़ा। नीचे इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। सुरंग के गंदे पानी के साथ लाल रंग का खून बह रहा था। उसी बहते पानी में उन्हें रोहन का एक जूता दिखा। आदित्य का दिल बैठ गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि रोहन इसी सुरंग में कहीं कैद है। तीनों ने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक सुरंग में जोरदार हंसी गूंजी और उनके हाथ में पकड़ी टॉर्च अचानक बंद हो गई। कबीर ने अपने बैग से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जला दिया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उन्हें वही डरावना क्लाउन दिखाई दिया। क्लाउन ने फूंक मारी और मोमबत्ती बुझ गई। तीनों डर के मारे चीखते हुए सुरंग से बाहर की तरफ भागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो देखा वो सच था या कोई वहम। उसी वक्त उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ एक पुलिस ऑफिसर को बता दिया। पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर अगले दिन उनके साथ सुरंग की जांच करने को तैयार हो गया। अगली सुबह चारों उस सुरंग में गए, लेकिन इस बार वहां ना कोई हड्डियां थीं, ना पानी में खून, ना कोई अजीब आवाज। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
पुलिस ऑफिसर को लगा कि तीनों बच्चे डर के मारे कहानी बना रहे हैं। वो उन्हें डांटकर वहां से चला गया। अब सुरंग में तीनों बिल्कुल अकेले थे, लेकिन आदित्य को पूरा यकीन था कि उसका भाई रोहन अभी भी वहीं कहीं जिंदा है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर अंदर की ओर बढ़ने लगे। आदित्य, मीरा और कबीर धीरे धीरे सुरंग की ओर अंदर बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सुरंग से पानी टपकने की आवाजें आ रही थी। अचानक फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। अब की बार हंसी पहले से भी ज्यादा पास लग रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें वही सब कुछ दोबारा दिखाई देने लगा। जमीन पर बिखरी हड्डियां, पानी में बहता खून और अजीब सी बदबू। कबीर एक कोने की तरफ बढ़ा। वहां उसे किसी के पैर फड़फड़ाते हुए दिखाई दिए। वो डरते डरते पास गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो पैर एक सर कटी लाश के थे जो अब भी फड़फड़ा रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, हेलो कबीर। कबीर जैसे ही पीछे मुड़ा, वही डरावना क्लाउन सामने खड़ा था। क्लाउन की आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह में नुकीले दांत थे। उसी पल आदित्य और मीरा ने कबीर की चीख सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखा कबीर एक सुरंग के अंदर बहुत जोर से खींचा जा रहा था। उसी वक्त आदित्य की नजर दूसरी सुरंग पर पड़ी। उसे वहां रोहन भागता हुआ दिखाई दिया। आदित्य बिना सोचे समझे रोहन के पीछे दौड़ पड़ा। मीरा कबीर की तरफ भागी। तीनों अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुके थे। आदित्य ने देखा कि रोहन एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। आदित्य जैसे ही उसके पास गया, रोहन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके दांत नुकीले हो गए और देखते ही देखते वो एक भयानक क्लाउन में बदल गया। दूसरी तरफ मीरा कबीर को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंधेरी सुरंग में कहीं गायब हो चुका था। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। वो क्लाउन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुरंग के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पुलिस ऑफिसर बार बार चाबी घुमा रहा था। तभी उसे अंदर से आदित्य की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो घबराकर सुरंग के अंदर की तरफ भागा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे भी सुरंग के पानी में खून बहता हुआ दिखाई देने लगा। चारों तरफ से वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। अंदर जाकर उसने देखा वही भयानक क्लाउन आदित्य को घसीटता हुआ एक अंधेरी जगह की तरफ ले जा रहा था। वह जगह एक गहरा कुआं था। कुएं के आसपास बहुत सारे बच्चे कैद थे। वहां बच्चों की लाशों का एक ढेर बना हुआ था। उस ढेर के ऊपर रोहन हवा में तैर रहा था। कबीर वहीं पास में बेहोशी की हालत में पड़ा था। आदित्य यह सब देखकर गुस्से में जोर से चिल्लाया। क्लाउन ने आदित्य को दूर फेंक दिया और भयानक आवाज में बोला, मैं छोटे बच्चों की जान लेकर अपनी उम्र बढ़ाता हूं। हर 27 साल में मैं वापस आता हूं और बच्चों को खा जाता हूं। फिर उसने कहा, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर तुम्हारे दोस्त कबीर को और फिर तुम्हारे भाई रोहन को। क्लाउन ने आदित्य को अपने नुकीले दांतों में जकड़ लिया। उसी पल पीछे से मीरा ने उस पर जलती हुई मशाल फेंक दी। क्लाउन ने आदित्य को छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी गर्दन अजीब तरीके से घुमाई और मीरा की तरफ झपट पड़ा। उसने मीरा का गला कसकर पकड़ लिया। मीरा ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस पर एक और जलती मशाल फेंकी। क्लाउन का चेहरा जलने लगा। वो दर्द से चीखता हुआ पीछे हटा और दौड़ते हुए उस गहरे कुएं में कूद गया। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। आदित्य, मीरा और कबीर तीनों बेहोश पड़े थे। सारे जिंदा बचे बच्चों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कई बच्चे जो महीनों पहले गायब हुए थे, क्लाउन का शिकार बन चुके थे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्हें आदित्य, मीरा और कबीर की हिम्मत और बहादुरी ने बचा लिया था। उस दिन के बाद उस शहर में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और न ही उस क्लाउन को किसी ने फिर कभी देखा। लेकिन 27 साल बाद वो फिर से वापस आया।